कहानी की शुरुआत में हम एनी को देखते हैं जो कि किसी से डरकर भाग रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके आसपास के लोगों को वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मतलब एनी जिस भी चीज से डरकर भाग रही थी वो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही थी। खैर अब एनी अपने घर से कार की चाबी उठाती है और तुरंत वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद वो एक सुनसान बीच पर पहुंचकर अपने पिता को फोन करके बताती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है। एनी यहाँ पर ऐसे बात कर रही थी जैसे वो जानती थी कि वो इसके बाद अपने पेरेंट्स से कभी बात नहीं कर पाएगी। और फिर अगली सुबह बीच पर एनी की लाश मिलती है, जिसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि एनी को किसी नॉर्मल इंसान ने नहीं मारा है। इसके बाद हम जे नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने घर में अपनी बहन कैली, यारा और बचपन के दोस्त पोल के साथ मूवी देख रही थी। और यहाँ पर जे कैली को बताती है कि वो आज रात ह्यूज नाम के एक लड़के के साथ डेट पर जा रही है, जिसे सुनकर पोल थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि वो बचपन से ही जे को पसंद किया करता था, लेकिन वो कभी जे को प्रपोज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और कहीं ना कहीं जे भी इस बात को जानती थी कि पोल उसे पसंद करता है। खैर इसके बाद जे ह्यूज के साथ डेट पर चली जाती है और जब ये दोनों मूवी टिकट की लाइन में खड़े हुए थे तो जे कहती है कि जब तक उनकी बारी नहीं आती तब तक हम एक गेम खेलते हैं। इस गेम में ह्यूज आसपास मौजूद किसी एक इंसान के बारे में सोचेगा और जे को 3 मौकों में गैस करना होगा कि वो किसके बारे में सोच रहा है। ह्यूज को भी ये गेम काफी इंटरेस्टिंग लगता है और वो इसके लिए तुरंत मान जाता है। इसके बाद ह्यूज एक इंसान को चूज करता है और जे उसे गैस करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन 3 मौके मिलने के बाद भी वो सही से जवाब नहीं दे पाती। तभी उनकी टिकट की बारी आ जाती है और ये दोनों टिकट लेकर थिएटर के अंदर चले जाते हैं। अब अंदर आकर ह्यूज इस गेम को कंटिन्यू करने के लिए कहता है और इस बार जे अपने आसपास मौजूद किसी एक इंसान के बारे में सोचने लगती है और फिर ह्यूज गैस करना शुरू कर देता है। और थोड़ी देर बाद वो कहता है कि तुम थिएटर के गेट पर खड़ी उस लड़की के बारे में सोच रही हो जिसने येलो ड्रेस पहनी हुई है, जिसे सुनकर जय हैरान हो जाती है और कहती है कि वहाँ पर तो कोई भी लड़की नहीं है। इतना सुनते ही ह्यूज के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो पूरी तरह से घबरा जाता है और फिर तुरंत जे के साथ इस थिएटर से निकल जाता है और उसे उसके घर पर छोड़ देता है। जे को ह्यूज का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था और वो इसके बारे में कैली को भी बता देती है। खैर अब अगले दिन जे और ह्यूज फिर से डेट पर जाते हैं और आज ह्यूज अपनी कार को एक सुनसान एरिया में रोक लेता है जहाँ पर ये दोनों फिजिकल हो जाते हैं। लेकिन फिजिकल होने के तुरंत बाद ही वो जे को कुछ सुंघाकर बेहोश कर देता है और जब जे को होश आता है तो वो खुद को एक सुनसान एरिया में एक चेयर से बंधा हुआ पाती है और वो डर के मारे चिल्लाने लगती है, जिस पर ह्यूज उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और फिर वो जे को बताता है कि उसके ऊपर एक कर्ज था जिसे उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए जे को ट्रांसफर कर दिया है। अब ये कर्ज जिस पर भी होता है उसे एक एंटिटी फॉलो करती है और इस एंटिटी को सिर्फ वही देख सकता है जिसके ऊपर ये कर्ज होता है और या फिर वो इंसान जिसने ये कर्ज आगे पास किया था। ये एंटिटी किसी भी इंसान का रूप ले सकती है, किसी अजनबी या फिर तुम्हारे किसी अपने का, और अगर इसने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारी मौत पक्की है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये थी कि ये एंटिटी सिर्फ पैदल और बहुत धीरे चलती है, यानी अगर तुम कहीं दूर चले जाओ तो तुम्हें कुछ टाइम मिल सकता है। लेकिन ये बात भी है कि ये एंटिटी कभी नहीं रुकती और धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ती रहती है। और अगर तुम इस एंटिटी से बचना चाहती हो तो तुम्हें जल्दी से जल्दी ये कर्ज सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए आगे किसी को पास करना होगा। और अगर इस एंटिटी ने कर्ज वाले आदमी को पकड़कर उसे मार दिया तो ये कर्ज बैकवर्ड चलना शुरू हो जाएगा और फिर ये एंटिटी उस इंसान का पीछा करने लगेगी जिसने ये कर्ज पास किया था और फिर उसे मारकर उससे पहले वाले इंसान का। और ये सर्कल तब तक चलता रहेगा जब तक ये एंटिटी उस इंसान तक ना पहुंच जाए जहां से ये कर्ज शुरू हुआ था। और यहाँ पर ह्यूज जे से कहता है कि तुम एक लड़की हो इसलिए तुम्हारे लिए इस कर्ज को पास करना बहुत आसान होगा। लेकिन यहाँ पर जे को ह्यूज की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी और तभी ह्यूज को एक नूड लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ आते हुए दिखाई देती है और अब जे भी उसे देख पा रही थी, यानी अब ये कर्ज जे पर ट्रांसफर हो चुका था। और फिर ह्यूज जल्दी जल्दी जे को वहाँ से निकाल कर उसे उसके घर पर छोड़कर भाग जाता है। अब यहाँ पर जे बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी और उसकी हालत देखकर कैली और पोल समझ जाते हैं कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए वो पुलिस बुला लेते हैं। लेकिन क्योंकि ह्यूज और जे के बीच में फिजिकल रिलेशन जे की मर्जी से बना था, इसलिए पुलिस भी इस मामले में कुछ खास मदद नहीं कर पाती। खैर अब अगले दिन जे को अपनी क्लासरूम के विंडो के बाहर एक अजीब सी औरत दिखाई देती है जो कि उसे ही घूर रही थी और धीरे धीरे उसकी तरफ ही आ रही थी।
जिसे देखकर जे बुरी तरह से डर जाती है और क्लासरूम से भाग जाती है और वो औरत भी धीरे धीरे उसका पीछा करने लगती है। और जे नोटिस करती है कि इस औरत को उसके अलावा कोई नहीं देख पा रहा था, जिसकी वजह से उसे यकीन हो जाता है कि ह्यूज ऐसे ही कुछ भी बकवास नहीं कर रहा था, बल्कि सच में उसने कोई कर्स उसके ऊपर पास कर दिया है, जिसकी वजह से ये एंटिटी अब उसका पीछा कर रही है। इसके बाद जे सीधा पोल और कैली के पास जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। अब इन दोनों को उसकी बातों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर भी पोल आज रात जे की सेफ्टी के लिए उसके साथ रुकने का फैसला कर लेता है। और रात के समय जब जे और पोल बैठकर बातें कर रहे थे, तभी उन्हें कांच टूटने की आवाज आती है। और जब पोल जाकर देखता है तो किचन के एक विंडो का कांच टूटा हुआ था। और जब पोल कैली और यारा को जगाने के लिए जाता है तो जे को घर के अंदर एक औरत दिखाई देती है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ ही बढ़ रही थी, जिसकी वजह से जे बहुत बुरी तरह से डर जाती है और भागकर सीधे अपने कमरे में चली जाती है और कमरे के दरवाजे को लॉक कर लेती है। फिर पोल और कैली जे के कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगते हैं, लेकिन जे बुरी तरह से डर चुकी थी, जिसकी वजह से वो दरवाजा नहीं खोलती। फिर पोल उसे समझाते हुए कहता है कि हम सब तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, जिसे सुनकर जे को भी थोड़ा हौसला मिलता है और फाइनली वो उनके लिए दरवाजा खोल देती है। और वो पोल से कहती है कि क्या मैं पागल हो रही हूँ, क्योंकि मुझे हर जगह कोई मेरा पीछा करते हुए दिखाई देता है। जिस पर पोल उसे समझाते हुए कहता है कि किसी ने किचन की विंडो का गिलास तोड़ा था, यानी जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारा पागलपन नहीं बल्कि रियल है। तभी कोई फिर से कमरे का दरवाजा खटखटाता है, जिसकी वजह से जे फिर से डरने लगती है और इस बार पोल भी एक रोड उठाकर दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी इन्हें बाहर से यारा की आवाज आती है, जिसकी वजह से ये लोग दरवाजा खोल देते हैं और सच में बाहर यारा ही खड़ी हुई थी। लेकिन तभी जे को यारा के पीछे एक बहुत ही लंबा और डरावना आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर जे चिल्लाने लगती है और एक विंडो से कूदकर घर से भाग जाती है। और पोल और कैली भी उसे संभालने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। घर के बाहर उनका पड़ोसी और जे का एक्स बॉयफ्रेंड ग्रेग अपनी कार में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था और वो इन सबको इस तरह से घबराकर भागते हुए देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ जे भागते हुए एक पार्क में आकर बैठ जाती है और पोल, कैली और यारा भी उसके पीछे पीछे पार्क में आ जाते हैं। तभी जे को फिर से कोई उसकी तरफ आते हुए दिखाई देता है, लेकिन पास आने पर पता चलता है कि वो ग्रेग था और वो जे से पूछता है कि क्या हुआ, सब ठीक है, जिस पर पोल उसे सारी बात बता देता है। और जे यहाँ पर कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी ह्यूज को ढूंढना होगा, क्योंकि वो ही है जो उसकी मदद कर सकता है। इसके बाद ये सभी लोग ह्यूज के घर पर जाते हैं, लेकिन ह्यूज के घर की हालत देखकर ये साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर काफी टाइम से कोई नहीं रहता, यानी ह्यूज ने जानबूझकर जे को अपना एड्रेस गलत बताया हुआ था। खैर यहाँ पर पोल को ह्यूज की एक फोटो मिलती है और इस फोटो में एक लड़की भी थी जिसने एक स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी और इस ड्रेस को देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये लड़की और ह्यूज किस स्कूल में पढ़ते थे। और फिर ह्यूज के बारे में पता लगाने के लिए ये सब उस स्कूल में जाते हैं, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ह्यूज का असली नाम ह्यूज नहीं बल्कि जैक है। यानी ह्यूज ने जे को अपने बारे में सब कुछ गलत बताया हुआ था, जिसका मतलब उसने जे को सिर्फ ये कर्ज पास करने के लिए इस्तेमाल किया था। खैर इसके बाद ये सब लोग स्कूल से ह्यूज का एड्रेस लेकर उसके घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर ह्यूज फिर से जे से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और वो बताता है कि इस एंटिटी से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम्हें इस कर्ज को फिजिकल इंटरकोर्स के जरिए किसी दूसरे इंसान को पास करना होगा। जिसे सुनकर ग्रेग को बहुत गुस्सा आता है और वो ह्यूज पर चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब कोई बकवास गेम है और इस गेम के जरिए ये लोग लड़कियों का फायदा उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर ह्यूज खुद भी बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था और वो जे से कहता है कि हम दोनों को साथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उस एंटिटी को हम तक पहुँचने में आसानी होगी। और फिर वो यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जे अपने घर जाने से बहुत ज्यादा डर रही थी, इसलिए ग्रेग इन सब लोगों को अपने लेक हाउस पर ले जाता है, जहाँ पर वो जे को अपनी सेफ्टी के लिए गन चलाना सिखाता है। और आज की रात ये सभी लोग ग्रेग के लेक हाउस में ही सो जाते हैं। और अगली सुबह जब ये लोग घर के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे, तभी हम जे के पीछे से एक औरत को आते हुए देखते हैं। लेकिन क्योंकि जे के अलावा उस एंटिटी को कोई नहीं देख सकता था, इसलिए उन्हें इस औरत के बारे में पता नहीं चलता। और फिर ये एंटिटी जे के बाल पकड़कर उसे खींचने लगती है, जिसे देखकर कैली डर से चिल्लाने लगती है। और पोल एक चेयर उठाकर अंदाजे से उस एंटिटी को दे मारता है, लेकिन वो एंटिटी एक ही धक्के में पोल को दूर फेंक देती है। इसके बाद ये सब लोग भागकर घर के अंदर आ जाते हैं और जे ग्रेग की गन उठाकर उस एंटिटी पर गोलियां चलाने लगती है और उस एंटिटी के कंधे पर एक गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। लेकिन अगले ही पल वो एंटिटी फिर से खड़ी होकर जे की तरफ बढ़ने लगती है,
जिसकी वजह से जे डरकर घर का दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन ये एंटिटी जोर जोर से घर का दरवाजा खटखटाने लगती है और फिर दरवाजे को नीचे से तोड़कर अंदर घुस जाती है, जिसे देखकर जे घर के पिछले दरवाजे से निकल जाती है और फिर ग्रेग की कार उठाकर वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी उसके सामने एक दूसरी कार आ जाती है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद जे को सीधा हॉस्पिटल में होश आता है और इस एक्सीडेंट में उसके हाथ पर काफी चोटें आई थी। और यहाँ पर इस हादसे के बाद कैली, पोल और ग्रेग को भी विश्वास हो जाता है कि कोई अदृश्य साया जे का पीछा कर रहा है। और फिर जे की जान बचाने के लिए ग्रेग हॉस्पिटल में ही उसके साथ इंटीमेट हो जाता है और उस कर्ज को अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि वो जानता था कि एक्सीडेंट की वजह से जे और नहीं भाग पाएगी। खैर अब 3-4 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन ग्रेग को वो एंटिटी अब तक एक बार भी दिखाई नहीं दी थी, जिसकी वजह से उसे लगता है कि शायद वो एंटिटी, वो कर्ज सब कुछ जे के मन का वहम था और वो ध्यान रखना बंद कर देता है। लेकिन फिर एक रात जब जे विंडो से ग्रेग के घर की तरफ देख रही थी, तभी वो उस एंटिटी को एक आदमी के रूप में ग्रेग के घर का दरवाजा खटखटाते हुए देखती है, जिसे देखते ही जे को ग्रेग की चिंता होने लगती है और वो उसे फोन करके बताने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेग उसका फोन नहीं उठाता। और दूसरी तरफ वो एंटिटी विंडो के जरिए ग्रेग के घर में घुस चुकी थी, इसलिए अब जे ग्रेग को बचाने के लिए उसके घर की तरफ भागती है। और जब वो अंदर पहुंचती है तो वो एंटिटी एक औरत के रूप में ग्रेग के कमरे का दरवाजा खटखटा रही थी और जे चिल्लाकर ग्रेग को दरवाजा खोलने से मना करती है, लेकिन तब तक ग्रेग दरवाजा खोल चुका था और ये एंटिटी उस पर हमला करके उसे खत्म कर देती है। अब ग्रेग के मरने के बाद ये कर्ज फिर से जे पर ही शिफ्ट हो चुका था, इसलिए अब ये सब इस एंटिटी से भागने की बजाय उसका सामना करने का फैसला करते हैं। और फिर जे, पोल, कैली और यारा एक स्विमिंग पूल में जाते हैं और ये लोग अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे टीवी, हेयर ड्रेसर, प्रेस और स्पीकर वगैरह लेकर आए थे। असल में इनका प्लान ये था कि जे पानी में खड़ी होकर उस एंटिटी का इंतजार करेगी और जब ये एंटिटी उसका पीछा करते हुए पानी में चली जाएगी तो जे तुरंत पूल से बाहर आ जाएगी और फिर ये लोग सारी इलेक्ट्रिक आइटम को ऑन करके पानी में फेंक देंगे और करंट लगने की वजह से ये एंटिटी खत्म हो जाएगी। इसके बाद प्लान के अकॉर्डिंग जे पूल के अंदर चली जाती है और उस एंटिटी के आने का इंतजार करने लगती है और थोड़ी देर बाद ये एंटिटी जे के फादर का ही रूप लेकर वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन वो जे के पीछे पूल के अंदर जाने की बजाय सामान उठाकर पूल में फेंकने लगती है। यानी ये एंटिटी जे को पूल से बाहर निकालना चाहती थी और तभी पोल जे को उस एंटिटी की तरफ इशारा करने के लिए कहता है और जैसे ही जे उसकी तरफ पॉइंट करती है, पोल अंदाजे से उस पर गोलियां चलाने लगता है, जिनमें से एक गोली उस एंटिटी को लग जाती है और वो पूल में गिर जाती है और फिर जे जल्दी जल्दी पूल से बाहर आने लगती है, लेकिन तभी वो एंटिटी उसका पैर पकड़कर उसे पानी में डुबाने लगती है और पोल फिर से अंदाजे से गोलियां चलाने लगता है और फाइनली एक गोली उस एंटिटी के सर में जा लगती है, जिसकी वजह से वो जे के पैर को छोड़ देती है और जे जल्दी जल्दी पूल से बाहर आ जाती है। अब इसके बाद जे जब पूल में देखती है तो उसे वहां पर बहुत ज्यादा खून नजर आता है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि शायद वो एंटिटी खत्म हो चुकी है। इसके बाद ये सब लोग घर वापस आ जाते हैं और फाइनली पोल जे को प्रपोज कर देता है और जे भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब पोल को अंदाजा नहीं था कि वो एंटिटी सच में खत्म हो चुकी है या फिर नहीं, इसलिए वो इस कर्ज को आगे पास करने के लिए एक प्रोस्टिट्यूट एरिया में जाता है, लेकिन मूवी में ये दिखाया नहीं जाता कि वो वहां पर किसी से इंटीमेट हुआ था या फिर नहीं। अब मूवी के एंड में हम पोल और जे को एक साथ देखते हैं जो कि हाथों में हाथ डालकर कहीं पर जा रहे थे और उनके पीछे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था, जिसका मतलब है ना तो इस एंटिटी को मारा जा सकता है और ना ही इस कर्ज को खत्म किया जा सकता है, इसे सिर्फ आगे पास करना होगा, वो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।